तामीरात टेलीविज़न के इस प्रोग्राम में आज की शख्सियत के आप तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में मैं आपका मेज़बान मकबूल खोकर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी हैं और मुख्तलिफ शोबाजात से हम आपके सामने शख्सियत को लेकर आते हैं। आज की जो शख्सियत है उनका ताल्लुक भी कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ही है। जब हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड की बात करते हैं या प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम रोल अदा करती हैं। एक टीम और एक टीम का लीडर जो है वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को लेकर चलता है और फिर अपने उस हदफ को वो वक्त मुकर्रर पर पूरा करता है, किस तरह से करता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर, एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर जो है वो उसको बेहतर तौर पर समझता और जानता है। और यकीनन वो अपनी तमाम तौर क्वालिटीज़ को और अपनी उस तालीम को जो उसने इस इंजीनियरिंग के शोबे में रहकर हासिल की है, उसे बरूए कार लाते हुए वो अपने उस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए वो सारी काम करता है। और यकीनन ये फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि एक टीम की सूरत में मिलकर ये तमाम काम जो हैं वो किए जाते हैं। आज के हमारी इस नशिस्त में हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी, जैसे मैंने पहले कहा कि वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ही है। आए उनसे मिलते हैं और इन तमाम बातों पर हम चर्चा करते हैं और सीखने और इसको देखने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे मेहमान ट्रिपल ए पार्टनरशिप में उनका बहुत ताल्लुक रहा है। गुज़श्ता 25 सालों से वो ट्रिपल ए पार्टनरशिप के साथ मुंसलिक हैं। शाहरोज़ अनवर खान, आए उनसे मिलते हैं और इन तमाम बातों पर उनके साथ हम बात करते हैं। शाहरोज़ साहब, आज के इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में हम तामीरात टेलीविज़न की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस फोरम में, बहुत शुक्रिया। सर, हम जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो मैं इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, मैं आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जो इब्तदाई दिनों की जो स्कूलिंग है वो कहाँ से हुई? मेरी इब्तदाई स्कूलिंग जो है जूनियर स्कूल मैंने इस्लामाबाद से किया था। इस्लामाबाद मॉडल स्कूल से मैंने जूनियर स्कूलिंग की थी। फिर उसके बाद कराची आ गया था, वहाँ से मैंने अपना सीनियर स्कूल करके मैट्रिक पास किया था गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ स्कूल से। राइट, मेरी इब्तदाई स्कूलिंग ये है। यही हुई। अच्छा, जब हम इस बात को देखते हैं कि इंजीनियर, ये कब ख्याल आया कि आपको इंजीनियर बनना है? देखिए, ये जब 9th क्लास में जाने से पहले फ़ैसला करना पड़ता है। हमारे यहाँ मैट्रिक सिस्टम के अंदर ये ज़रूरी है कि हमें डिसाइड करना होता है कि प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या प्री मेडिकल में जाना है। मेडिकल की तरफ जाना है। हाँ, तो वो स्टेज होती है जिस वक्त फैसला करना पड़ता है कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। क्योंकि हमारे ज़माने में 70s की बात है ये, उस वक्त इतनी फील्ड्स ओपन नहीं थी जितनी आजकल है। तो उस वक्त तो या तो इंजीनियरिंग होती थी, अगर पढ़ने लिखने में बच्चा अच्छा है तो या तो इंजीनियरिंग में जाता था या मेडिकल में जाता था। तो इसलिए 9th क्लास में जाने से पहले मुझे ये फैसला करना था कि मुझे किस तरफ जाना। तो मैंने प्री इंजीनियरिंग लिया, क्योंकि दैट वाज द टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। आगे जाके फिर क्या करनी है, कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, ये फिर बाद में डिसाइड किया। ये बाद में डिसाइड किया। तो आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि आपको इंजीनियर ही बनना है, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग को चुना? सिविल इंजीनियरिंग को मैंने जैसे बताया कि उस वक्त नहीं चुना, उस वक्त तो प्री इंजीनियरिंग में चले गए। जब इंटर पास कर लिया था, तो इंटर पास करने के बाद ऑब्वियसली फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना था। अब उसके लिए फिर वहाँ पे जो कराची के अंदर बेस्ट ऑप्शंस थे वो NED यूनिवर्सिटी वाज द टॉप। तो मेरा चूँकि NED यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने NED यूनिवर्सिटी चूँकि टॉप यूनिवर्सिटी थी कराची की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सब टॉप यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली फील्ड डिसाइड करनी पड़ती है एप्लीकेशन के वक्त। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे, क्योंकि 3 ही उस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल थे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इन तीनों में मुझे ज़्यादा मौजू मुनासिब सिविल इंजीनियरिंंग लगी, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली उस वक्त। अच्छा, जब आप यहाँ से आपने BE आपने सिविल में किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने की, फिर आला तालीम के लिए आपने मुल्क से बाहर जाने का सोचा, तो क्या यहाँ पर MS जो है, जैसे आपने किया है इसमें MSc किया आपने, मास्टर ऑफ साइंस जो है वो आपने वो किया है, तो क्या पाकिस्तान में इस तरह की जो डिग्री है और वहाँ की डिग्री में बैरून मुल्क जैसे आपने अमेरिका में किया, तो दोनों के दरमियान मुल्कों में क्या फ़र्क है तालीमी लिहाज से देखा जाए तो? अगर मास्टर्स लेवल की एजुकेशन की बात करें तो ख़ासा फ़र्क है। हमारे यहाँ जो है जो पढ़ाया जाता है
करिकुलम जो पढ़ाया जाता है मास्टर्स लेवल के ऊपर, एक तो वो अपडेटेड नहीं होता। दुनिया तरक्की करती जा रही है, टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, वो उस हिसाब से अपडेट नहीं होता हमारे करिकुलम। हमारे बच्चों को वही पुराने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, जबकि दुनिया आगे निकल चुकी होती है। बाहर अमेरिका में जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था, तो वहाँ पर तो ये होता है कि बहुत रेगुलरली अपडेट होता रहता है। तो जो यूनिवर्सिटी से किया था आपने? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा से मास्टर्स किया था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो वहाँ पर ये था कि उनका जो करिकुलम है वो अपडेट होता रहता है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ और जिद्दतें आती रहती हैं इस फील्ड के अंदर, वो अपडेट करते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तो इन टच रहते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि वहाँ जो एजुकेशन के दौरान प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर ख़ास फोकस किया जाता है। यानी स्टूडेंट लाइफ में ही स्टूडेंट को जो है उसको जो पढ़ाया जा रहा था उसकी प्रैक्टिकल फील्ड देने के लिए उसको मौके दिए जाते हैं, जिससे वो अभी अब जॉब शुरू नहीं की उसने, लेकिन वो पढ़ ही रहा है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को वो अप्लाई कर सकता है फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली। उसके लिए उसको ऑप्शंस और मौके दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। बट जब तक लड़का पढ़ के निकल नहीं जाता, वो थ्योरी में ही फंसा होता है। जो उसने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन वो फील्ड पे किस तरह अप्लाई होता है उसको उसका अंदाज़ा नहीं होता, वो नहीं जानता। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो पढ़ाते भी हैं, साथ साथ आपको उसका फील भी देते रहते हैं। जैसे मैं दो मिसालें भी दे सकता हूँ। जैसे वहाँ पे मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कोर्स किया था, तो उस कोर्स के दौरान हमें सारी कंक्रीट के बारे में सारा कुछ बताया गया। कंक्रीट कैसे होती है, किस तरह बनती है, किस तरह उसको अप्लाई किया जाता है, किस तरह उसको फिनिश किया जाता है, और क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी चीज़ हमने पढ़ी तो थी। उसके बाद उन्होंने कोर्स के कंप्लीशन के करीब उन्होंने एक टीम पूरी बनाई। कोर्स का जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने पूरी एक टीम बनाई पूरे स्टूडेंट्स की जो उस कोर्स में थे। उसके बाद हमको फील्ड में लेके गए, वहीं पर यूनिवर्सिटी के किसी एक जगह पे ग्राउंड पे। वहाँ उन्होंने पूरा एक ब्रिज हम लोगों से बनवाया, प्रैक्टिकली पूरा ब्रिज, जैसे एक ब्रिज बनता है बाहर उसी तरह, लेकिन छोटा मॉडल 3 फुट ऊंचा होगा और लंबा। उसके अंदर रैंप्स भी थे, गाड़ी चढ़ने की जगह भी थी, गाड़ी उतरने की जगह भी थी। अब वो पूरा प्रोसेस हम स्टूडेंट्स ने खुद किया, उसकी सुपरविजन में प्रोफेसर की। यानी कि हमने कंक्रीट खुद वहाँ अपने हाथों से बनाई, कंक्रीट शटरिंग खुद लगाई, कंक्रीट खुद उसमें डाला, कंक्रीट को फिनिश किया, वो सारा किया। फिर चले गए, फिर कुछ दिन के बाद वापस आए, फिर वो शटरिंग को खोला गया, वो हम लोगों ने खुद खोली। कंक्रीट सेट हो गई, सरिया बिछाया, उससे पहले हमने उसके अंदर पूरा जाल वल सरिया का बिछाया, वो सारा कुछ कर दिया। वो करने के बाद फिर आए, खोला, शटरिंग खोली, वो निकली, उसको फिर उसके ऊपर एसफॉल्ट की लेयर डाली, एसफॉल्ट को मिक्स किया खुद साइट के ऊपर ही, उसको फिर अप्लाई किया। ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं सारे, जिनको कोई बाहर का एक्सपीरियंस नहीं। हाँ, तो उस करके फिर उसके बाद बाकायदा उसकी रोड की मार्किंग्स को पेंट भी किया, वो सारा कुछ करके पूरी एक रोड, एक ब्रिज कंप्लीट रैम्स के साथ तैयार कर दिया, जैसे कि फील्ड में होता है। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा था हमने पूरा अप्लाई किया, और हमें समझ में आया कि जो हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली फील्ड में किस तरह से आपको सामने आती है रिजल्ट्स उसके, और उसमें जो चैलेंजेस और जो मसाइल होते हैं वो उनका भी अंदाज हो। प्रैक्टिकल मसाइल एक्चुअली करने से, पढ़ने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है ना, तो वो होता है। तो ये जो आपका ये जो आपने किया वहाँ पर, जब आप पाकिस्तान आए हैं और आपने जब जॉब यहाँ पर शुरू की है, तो किस हद तक वो चीज़ जो आपने वहाँ प्रैक्टिकली की है आपके काम आई यहाँ पर? जो प्रैक्टिकल, देखिए मैंने वहाँ तो अपना कोर्स मुकम्मल करके मास्टर्स में वापस आ गया। मैंने को वहाँ पे बाकायदा जॉब नहीं की, तो इसलिए वहाँ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो फील्ड का था मेरे पास नहीं था जब मैं यहाँ वापस आया था। तो अब यहाँ पर मैंने जब आकर मैंने देखा, तो मैंने यही देखा कि यहाँ पर जो है जो लड़के जैसे नए होते हैं हम, तो उनको इतना एक्सपोजर, क्योंकि हमने पढ़ा वहाँ से, मैंने तो पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट तो थे, लेकिन यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स उस तरह से जो यहाँ के से पढ़े हुए होते हैं, वो जब फील्ड के अंदर आते हैं तो उनको वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, नहीं उनके पास चीज़ें नहीं होती। मुझे तो काफ़ी आइडिया था क्योंकि मैंने जॉब नहीं की थी, लेकिन फिर चूँकि ड्यूरिंग द फील्ड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी मैंने वो फील्ड ले ली थी, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब एक और एग्जांपल भी है कि एक दफ़ा एक कोर्स के अंदर 2 लड़कों की टीम बनाई प्रोफेसर ने, एक दूसरा कोर्स था
उसमें उनको सबको बोला कि आपका ये असाइनमेंट है कि आप जाएं और जाके जो हैवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होता है उनके सप्लायर से मिले, उनके सेल्स ऑफिस में जाएं, उनसे मालूमात हासिल करें कि कौन कौन से इक्विपमेंट उनके पास हैं। अब हर एक को दे दिया, किसी को व्हील लोडर दे दिया, किसी को एक्सकेवेटर दे दिया, किसी को बुलडोजर दे दिया, और सबको कहा अपने अपने जाके मालूमात करो, सेल्स ऑफिस में जाओ, फील्ड ऑफिस में जाओ, साइट्स पे जाओ, पता करो कि ये कौन सा इक्विपमेंट जो आपको दिया गया है वो किस जगह पे इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, उनकी कमेंट्स क्या हैं, फील्ड वाले जो इस्तेमाल कर रहे हैं साइट्स के ऊपर उनका क्या रिएक्शन है। तो और उसके बारे में ये सारा डाटा जमा करके आओ। तो हम लोग फील्ड में गए तो हमें बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें पता चली उन लोगों से जो ऑलरेडी फील्ड में थे। सेल्स की एंगल से पता चला कि कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी चीज़ नहीं बिक रही है, कौन सी आने वाली है मार्केट में नई चीज़ अब क्या आ रही है। मिसाल मेरे पास व्हील लोडर था, तो व्हील लोडर्स कौन से नए मॉडल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनकी क्या कैपेसिटी और रेटिंग होगी और किस मार्केट में वो आएंगे, अमेरिका में कहाँ कहाँ पे वो बेचे जाएंगे। तो ये सारा डाटा हम लोगों ने कलेक्ट करके अपने प्रोफेसर को दिया। उनके पास यूनिवर्सिटी के आर्काइव में सारी ये डाटा अपडेट हो गया। उनको ये फायदा होता है जो आने वाले उनके लिए ये चीज़ जो है वो सामने रहे। तो हाँ ये सिस्टम है, तो वहाँ सारा डाटा अपडेट हो जाता है। स्टूडेंट्स ने काम किया, स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में सीखा, फील्ड से सीखा। अभी वो फील्ड में गए नहीं, जॉब नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्होंने फील्ड से सीखा और डाटा सारा ला के दे दिया, यूनिवर्सिटी का आर्काइव में अपडेट हो गया। अब फ्यूचर में स्टूडेंट्स जो आएंगे, जो ये कोर्स करेंगे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, वो सब आर्काइव में मौजूद है प्रीवियस डाटा, और वो फर्दर उसको ऐड ऑन करेंगे बाद में। ये चीज़ हमारे यहाँ मिसिंग है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आता है वो सीधा किताबें पढ़ के सीधा फील्ड के अंदर आता है, जॉब करता है। जब वो जॉब में जाता है तो वो बिल्कुल लॉस्ट होता है उस वक्त, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। ग्रेजुअली सीखता है कि फिर वो अपने सीनियर्स वीनियर्स से सीखता है, लेकिन उसमें उसको वक्त लगता है। लेकिन ये फ़र्क, बुनियादी फ़र्क जो है वहाँ और यहाँ के, ये बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर अपने सिलसिले को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। हम बात कर रहे थे और हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं शरवत अनवर खान, जिनका ताल्लुक AAA पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड से है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आपका चूँकि 30 साल का आपका इसमें तजुर्बा है, तो मेरा ये सवाल है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट की तकमील की बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को किन मराहिल में से गुजरना पड़ता है? देखें, अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान में, हर जगह वो एक 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं जिससे एक प्रोजेक्ट मैनेजर को गुजरना पड़ता है। आइडियली प्रोजेक्ट मैनेजर को शुरू ही से इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर वो शुरू ही से क्लाइंट लेकर आता है उसको प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहली स्टेज होती है डिज़ाइन स्टेज, जिसके अंदर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जब वो खुद डिज़ाइन नहीं कर रहा होता, लेकिन एक डिज़ाइन टीम जो कि क्लाइंट ने हायर की होती है, उस डिज़ाइन टीम के सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो डिज़ाइन यूजुअली मुख्तलिफ ऑफिसेस को असाइन किए जाते हैं, एक जगह पे नहीं हो रहे थे, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स होते हैं और वो सब अपने अपने ऑफिसेस में काम कर रहे थे। तो उन सबको एक पेज पे रखना इस तरह से कि डिज़ाइन कोऑर्डिनेटेड हो, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होगा तो देखा ही गया कि डिज़ाइन जो होता है वो मिस कोऑर्डिनेटेड होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्लैशेस हो जाते हैं। बाद में ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, और उसको नुकसान ऑब्वियसली क्लाइंट को। जहाँ कुछ चीज़ बननी है वो नहीं बनी, जहाँ वो है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो वो इसमें होती है, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं। बाद में जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो फिर पता चलता है कि यार ये मसले मसाइल आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सफ़र करती है, और फिर उसके कॉस्ट इम्प्लिकेशंस भी हैं जो ऑब्वियसली क्लाइंट को बर्दाश्त करना पड़ता है। टाइम भी ज़ाया होता है और कॉस्ट भी जाती है एक्स्ट्रा उसकी। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए शुरू से अगर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा तो वो डिज़ाइन को कोऑर्डिनेट कराएगा, सारे कंसल्टेंट्स को बिठा के कोऑर्डिनेट करेगा, एक पेज पे रखेगा, जहाँ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए उनको रिजॉल्व करवाएगा ऑन टाइम, शुरू ही में रिजॉल्व करा देगा, ताकि बाद में ये कंस्ट्रक्शन के दौरान को मसले मसाइल ना हो। दूसरी स्टेज, जब डिज़ाइन मुकम्मल हो जाता है तो फिर टेंडरिंग की स्टेज आती है, जिसमें अभी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करना होता है कि किस कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना है। तो उसकी प्री क्वालिफिकेशन होती है, शॉर्ट लिस्टिंग, वो सब करते हैं। उसके बाद टेंडर किया जाता है, टेंडर तैयार करवाना और टेंडर फिर फ्लोट करवाना और पूरा कुछ टेंडर से बिड्स लेना, जो उनकी बिड्स आती हैं उनको फिर इवेल्युएट करके फिर रिकमेंडेशन देना कि इस फलां कॉन्ट्रैक्टर को इस काम के लिए मुनासिब है, इसको आप दे सकते हैं। तो ये भी काम सारा प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। यहाँ उसका रोल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। तीसरी, जब कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है ऑन बोर्ड, तो फिर तीसरी स्टेज शुरू होती है कंस्ट्रक्शन की, जो कि सबसे लंबी स्टेज है। कंस्ट्रक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं,
अब उस कॉन्ट्रैक्टर को ले तो आए, उस कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना, इस तरह के जो क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उसको उसके मुताबिक वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। जो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जैसे कहा जाता है उसको, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना कि वो कॉन्ट्रैक्टर उसको उसी मुताबिक काम करे काम कर रहा है या और नहीं उस कर क्वालिटी का काम करे जैसे कि स्पेसिफाइड है, जी बिल्कुल, और उस वक्त के अंदर करे जो वक्त उसको दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा काम एश्योर कराना प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद क्लोज आउट किया जाता है प्रोजेक्ट का, वो भी उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही एक्चुअली करता है क्लोज आउट उसको। उसमें ये होता है कि फिर जो कंप्लीशन के बाद एक पूरी रिपोर्ट तरतीब दी जाती है जो प्रोजेक्ट मैनेजर तरतीब देता है, इसे क्लोज आउट रिपोर्ट बोलते हैं। उसके अंदर सारी जो शुरू से लेके उस वक्त तक जो जो चीजें भी सब हुआ, हुई, चैलेंजेस आए, किस तरह रिजॉल्व किए गए, कब शुरू होना था, कब ख़त्म हुआ, अगर डिले हुआ तो उसके रीजंस क्या थे, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर को डाल के अपने क्लाइंट को देनी पड़ती है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। तो इसलिए चारों फेजेस के अंदर, और फिर सब जो क्लोज आउट फेज होता है उसके अंदर सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स के आखिर के बिल्स, क्लेम्स, ये सारी चीज़ें को उसको वहाँ पे सेटल कराया जाता है। इन सारी चीज़ों में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ही बैठ के ये सारी चीज़ें करता है और क्लोज करवाता है। तो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल शुरू से लेके क्लोज आउट तक जो है क्लोज आउट तक रहता है। तो जब हम इंजीनियर की बात करते हैं तो मैं यकीनन चूँकि आप सिविल इंजीनियर हैं और आपकी नज़र में, आपके इस तजर्बे और मुशाहदे की रूह से मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में एक मुस्तनद सिविल इंजीनियर जो है उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सिविल इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो, उसके अंदर जो बुनियादी खुसूसियात होनी चाहिए वो सबसे पहले तो ये है कि वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात एक्सप्रेस कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाटा तो आ जाता है उसके सामने, लेकिन उस डाटा से क्या चीज़ अखज़ करनी है, सही नतीजा कैसे निकालना है, आगे कैसे बताना है, वो सारा एनालाइज करेगा तो वो कोई डिसीजन ले पाएगा। और ख़ासकर जब प्रोजेक्ट डिले हो रहा होता है तो उसमें डिले एनालिसिस की जाती है, ये तयन करने के लिए कि जो डिले हुआ है प्रोजेक्ट, ये इसकी ज़िम्मेदार कौन है और किसकी वजह से कितना डिले हुआ है। क्योंकि काफ़ी स्टेक होल्डर्स होते हैं, ओनर भी होता है उसके अंदर, डिज़ाइन कंसल्टेंट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर खुद भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग मिल के वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि किसी एक पार्टी की वजह से डिले हो रहा हो, बाज़ दफ़ा कई पार्टीज़ की वजह से डिले हो रहा होता है। अब उसका तयन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। उसके लिए जो आपके इंजीनियर्स हाउस में एनालिसिस करने की सलाहियत होनी चाहिए, एनालाइज कर सकें, तभी वो डिले एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह ये तो एक एग्जांपल दिया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसके अंदर उसको एनालाइज करनी होती है डाटा को प्रॉपर रिपोर्टिंग के लिए। तो ये स्किल उसके अंदर, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन और राइटिंग स्किल्स, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एक अच्छे इंजीनियर के अंदर। हमारे यहाँ जो एक, जैसे आपने पहले कहा, हमारे यहाँ जो काम जो रूटीन है उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है या राइटिंग स्किल्स जो हैं वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वैसे स्किल्स हैं राइटिंग के? क्योंकि जब हम तजर्बे अपने इसकी बात करते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं पर ये चीज़ जो है उसमें वो लैक नज़र आती है कि शायद वो उसको ख़त का जवाब उस तरह से नहीं दिया जाता। तो क्या करना चाहिए कि एक इंजीनियर को अपने उस चीज़ को अदब को हासिल करने के लिए? ये चीज़ अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को देखते हैं पाकिस्तान में, तो ये चीज़ आप सही करें, ये इस चीज़ का फुकदान नज़र आता है। जो नए इंजीनियर्स आते हैं हमारे पास, हमने ये फील किया है कि उनके अंदर राइटिंग स्किल्स नहीं होती उस लेवल की जैसी चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन उनकी पुअर होती है। क्योंकि राइटिंग स्किल्स नहीं होती तो डॉक्यूमेंटेशन पर उनका ध्यान भी नहीं होता ज़्यादा। अगर उनको बोल दिया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री की, इंजीनियरिंग की बैकबोन है। डॉक्यूमेंटेशन अगर सही होगी डे 1 से, और डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड सही तरह रखा हुआ होगा, तो आगे जाके बहुत सी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं आसानी से। अगर नहीं होगा, शुरू से मेंटेन नहीं कर रहे होंगे या उस पर तवज्जो नहीं होगी, तो बाद में जब ज़रूरत पड़ती है किसी इंपॉर्टेंट डाटा की या डॉक्यूमेंट की, तो वो मिलता नहीं है। जब वो मिलता नहीं है तो फिर ऑब्वियस बात है कि एनालिसिस नहीं हो पाती सही तरह से, सही रिजल्ट्स निकलते नहीं पाते, सही फैसले हो नहीं पाते या डिले होते हैं, जिसकी वजह से फिर नुकसान प्रोजेक्ट सफ़र करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन
पे फोकस डे वन से हर इंजीनियर का होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स ये है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो मुझे ये पता हो मैं उसको प्रिजर्व करूँ, बिल्कुल सही तरह से प्रिजर्व करूँ और कंपनी के डेटाबेस पे उसको रखूँ, प्रॉपर पाथ पे उसको रखूँ, ताकि मेरे जो कंसर्न लोग हैं या बॉसेस हैं या सीनियर लोग हैं वो उसको भी एक्सेस कर सकें जब उनको ज़रूरत पड़े। और अपडेट करूँ तो प्रॉपर तरीके से अपडेट करूँ और उसको प्रॉपर फाइलिंग करूँ, फाइल मेरे पास होना जिसके अंदर उसकी हार्ड कॉपीज़ भी रखी हो कि अगर सॉफ्ट कॉपी करप्ट भी हो जाए, डिजिटल डाटा करप्ट हो जाए तो मुझे हार्ड फॉर्म में मिल जाए। ये तो डॉक्यूमेंटेशन एक है। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग स्किल्स अगर जिसकी अच्छी होंगी वो शुरू से अच्छी खत किताबत करेगा। रिपोर्टिंग स्किल्स उसकी अच्छी होंगी क्योंकि वो जब लिख सकता है तो वो अच्छी रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग जो है इंजीनियरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत माने रखती है। जैसे जी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, हाँ, इस तरह की बहुत सी और चीजें जो हैं वो उसके सामने आती हैं, तो क्योंकि रिपोर्टिंग हर लेवल पे किसी ना किसी हर एक को करनी होती है। अब सुपरवाइजर भी है तो वो अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहा होगा और उसका सीनियर अपने प्रेसिडेंट इंजीनियर को रिपोर्ट कर रहा होगा। देखिए इंटरनेशनल सतह पर अगर देखें तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और हमारे यहाँ की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अभी भी खासा फ़र्क है। उसकी वजह कई वजूहात हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि उनके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म्स होती हैं वो स्केल में बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी साइज़ में बड़ी होती हैं, बिकॉज उनके पास फंड्स ज़्यादा हैं और उनका साइज़ ज़्यादा है, स्टाफिंग ज़्यादा होती है। उनका जो बंदा होता है वो हर बंदा जो होता है वो एक डेडिकेटेड काम कर रहा होता है, ठीक है ना। एक ही ऑफिस के अंदर क्योंकि स्टाफ इतना है कि वो हर बंदा एक डेडिकेटेड काम करे। एक ही प्रोजेक्ट अगर ले लें, एक प्रोजेक्ट पे एक आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट्स का है तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स ही का काम कर रहा होगा। अगर एक आदमी जो है वो प्लानिंग का है तो वो सिर्फ प्लानिंग कर रहा होगा, कोई और दूसरा काम नहीं करेगा। इसी तरह का आदमी सुपरविजन का है तो वो साइड पर सिर्फ सुपरवाइज कर रहा होगा। एक आदमी अगर कोऑर्डिनेशन के लिए रखा हुआ है तो वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कर रहा होगा। अगर वो डिज़ाइन मैनेज करने के लिए रखा है तो मतलब वो सिर्फ डिज़ाइन कर रहा होगा। तो वो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर स्पेसिफिक स्टाफिंग करते हैं क्योंकि दे कैन अफोर्ड इट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि साइज़ कम है, इकोनॉमी छोटी है, हमारी यहाँ कंपनीज इतनी ओवर स्टाफिंग या इतनी स्टाफिंग अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो हमको यहाँ मल्टीटास्किंग पे जाना पड़ता है। ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। एक आदमी को कई जो टास्क है वो दिए जाते हैं। वही एक आदमी ऑफिस के अंदर बैठा है, उसको ज़रूरत पड़ने पे उससे प्लानिंग भी करवा ली जाती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी डाल दिया जाता है, उससे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर लो, उससे कहा जाता है कि चलो आज कोऑर्डिनेशन का बंदा नहीं आया, चलो तुम बैठ के कोऑर्डिनेट कर लो, तुम मीटिंग भी कंडक्ट कर लो। वो एक ही आदमी जो है वो मुख्तलिफ काम उससे ले जा रहे होते हैं क्योंकि हमारा स्टाफ कम होता है और काम तो होता है तो ऑब्वियसली इस तरह से कवर किया जाता है। तो एक ही बुनियादी फ़र्क है। इससे होता ये है कि बाहर की वेस्ट में या अमेरिका में जो बंदा एक ही काम करता जा रहा होता है तो उसके अंदर मास्टर बन जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ बंदे क्या है कि जैसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना, मास्टर ऑफ नन, वो सादिक आती है हमारे यहाँ। हमारे क्या होता है, हम लोग बंदे ऐसे पैदा कर रहे हैं जो अपनी एरियाज के अंदर मास्टर कोई नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर सब कुछ जानते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, इसका भी पता है कुछ, इसका भी कुछ पता है, लेकिन मास्टर किसी एरिया में नहीं है। वो जो होते हैं वहाँ पर वो एक ही एरियाज में डेडिकेटेड होते हैं, उन्होंने अपनी टाइम वहाँ गुजारा होता है, मोस्टली तो वो मास्टर होते हैं, उनको ऊपर से नीचे तक एक एक चीज़ का पता होता है और उसी में वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक तो ये बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है। और इसके अलावा टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का बहुत फ़र्क है। बाहर जो भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं, ऑब्वियस बात है कि हमारे यहाँ वो उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही है, अभी हम वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं। ऑब्वियस बात है कि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस इस्तेमाल होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी उसी अंदाज से वो बढ़ेगी, एवॉल्व होती है, ठीक है ना। अब जैसे वहाँ बाहर बहुत ही ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आज यूज़ हो रही हैं चाइना में और वेस्ट में, जो अभी पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल। ड्रोन्स वहाँ अब इस्तेमाल होने लगे इंस्पेक्शंस के लिए हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि बहुत हाइट के ऊपर बंदा नहीं जा सकता, तो वो ड्रोन्स भेज के उसमें कैमरे लगे होते हैं जिससे वो जाके अंदर तक चला जाता है और जाके जहाँ जिस एरिया की भी इंस्पेक्शन करनी है कि वो देखना है कि वहाँ पे कैसा काम हुआ है, तो वो उस ड्रोन के जरिए नीचे कैमरे में मॉनिटर पर सब दिखा रहा होता है, वो इंस्पेक्शन हो रही होती है, बंदा नहीं गया वहाँ लेकिन वो सब हो गया। ऐसे ऐसे एरियाज में अब ड्रोन चले जाते हैं जहाँ पर इंसान नहीं जा पाता था। एक ये थी, फिर ये चीज़ हमारी अभी नहीं आई है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे 3D प्रिंटिंग भी होती है। रोबोट्स के ज़रिए छोटे घर या छोटी बिल्डिंग्स या छोटे घर, उनको रोबोट्स बना रहे हैं, उनको बाकायदा 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो रोबोट सारा काम कर रहे होते हैं। वो इस किस्म के जो
एक ही तरह के कई एक बनाने होते हैं यूनिट्स, तो उसमें बहुत टाइम बचता है इस तरह से। वो उसको 3D प्रिंटिंग कहते हैं। वो चाइना में हो रही है, यूरोप में भी हो रही है, पाकिस्तान में अभी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, क्यों ऐसा रोबोट अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता यहाँ पे जिस तरह के वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह और बहुत ही इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। अब पूरे वेस्ट में, दुबई के अंदर तो कंपलसरी है कि कोई हाई राइज बिल्डिंग बगैर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के वो कंस्ट्रक्ट आप नहीं कर सकते। आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में AAA आई थिंक पहली कंपनी है जिसने बिम को इंट्रोड्यूस कराया, और यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। वरना अदरवाइज इतनी अवेयरनेस अभी भी यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर नहीं है कि अबाउट बिम। और बिम ऐसी चीज़ है जिससे बहुत जो कंस्ट्रक्शन है कि उसका पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो जाता है। और वही बात है कि पहले एक पूरा मॉडल, डिजिटल मॉडल बन जाता है। डिजिटल मॉडल के अंदर फिर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद लगी कैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते आसानी पैदा हो गई है। और सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ओनर वो देख सकता है तो उसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद लगेगा कैसे, और उसके अंदर आप वॉक थ्रू भी कर सकते हैं, एक्चुअल फील ले सकते हैं कि बनने के बाद ये कॉरिडोर में से गुजरेंगे तो कैसा लगेगा, ये कमरा कैसा लगेगा, इसका लेआउट कैसा वगैरह वगैरह। और जो मुख्तलिफ सर्विसेज के दरमियान जो क्लैशेज होते हैं, जो पहले एक बड़ा मसला हुआ करता था जिसके लिए कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि वो उसी मॉडलिंग की स्टेज के ऊपर ही, डिज़ाइन स्टेज में ही, वो अगर सारी सर्विसेज से पता चल जाता है कि हाँ क्लैशेज हो रहे हैं, कहाँ पे एक सर्विस दूसरे सर्विस के साथ टकरा रही है, चल रही है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिज़ाइन स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर दिया जाता है और उसके बाद उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। और डिज़ाइन जो है वो कोऑर्डिनेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड डिज़ाइन बन जाता है। कंस्ट्रक्शन के वक्त ये इश्यूज खड़े नहीं, इसमें वो चीज़ें जो हैं जो बाद में आनी है वो इस वक्त ही सारी वो रिजॉल्व हो जाती है। तो अब एक बिम या पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हमने करा दिया है और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स पे अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, ये बाहर बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है हर प्रोजेक्ट में। तो एक सर हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, बार बार हमें इशारा दिया जा रहा है, तो ज़रूर हम बाद में आकर इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस। कराची से कश्मीर तक मयार और भरोसे की पहचान। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सरोज, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, तो इसमें किस तरह की जो है वो हम बेहतरी जो है या हम जब सीखने का जो अमल है वो हमें मिल सकता है? देखिए, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर ये दुनिया में कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है, वेस्ट में हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, उनका नॉर्म बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये कॉमन नहीं है। लेकिन AAA पार्टनरशिप में अब अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो अब आ रहे हैं और प्रीवियस भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए उनके अंदर बाकायदा इस्तेमाल करवाया है। ये इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है इससे, क्योंकि अब हर चीज़ डिजिटली कनेक्टेड है। तो प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन अगर ये सॉफ्टवेयर आप को यूज़ करें तो सारी प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन और डाटा है वो कहीं से भी एक्सेस कोई भी स्टेक होल्डर कर सकता है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो। तो दुनिया में आप कहीं पर भी होंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं और उसकी सारा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रियल टाइम में ले सकते हैं। और फिर जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के प्रोसेसेस हैं उनकी कोलैबोरेशन रियल टाइम में होती है, यानी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कहीं बैठा है वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, दूसरा बंदा उस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन देख रहा है। फर्स्ट करा मैंने कराची में एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, कोई बंदा फ्रांस में बैठा तो वो फ्रांस में उसको एक्सेस कर लिया और देख लिया कि क्या डॉक्यूमेंट आया। उसने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर उसको रिव्यू किया, अपने कमेंट देना तो उसी पे सॉफ्टवेयर कमेंट दिया, तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने वो देख लिया, ठीक है ना। तो चाहे आप रात हो चाहे दिन हो, कहीं पर भी, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे किसी और जगह पे हो, तो हर आदमी इन टच रहता है, कनेक्टेड रहता है रियल टाइम में। और वो प्रोजेक्ट इस तरह से प्रोजेक्ट चलता रहता है रात, और प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस रहती है, इससे टाइम की सेविंग होती है और बहुत सी सहूलियात उसकी वजह से हो जाती हैं। एरर्स, गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं, तो रिपोर्ट्स अपडेट हो जाती हैं, उसके ऊपर अब बेशुमार तस्वीरें अपडेट हो जाती हैं प्रोजेक्ट की। और अगर आपके प्रोजेक्ट साइट के ऊपर कैमरे लगे हुए हो तो आप लाइव फीड भी ले सकते हैं उसको थ्रू दैट सॉफ्टवेयर। लाइव फीड भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साइट के ऊपर चल क्या रहा है, क्या काम हो रहा है, कहाँ किस एरिया में काम हो रहा है, कहीं पर भी दुनिया में बैठे आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यकीन ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो 30 साल पहले
और आज की कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी के हवाले से आप क्या तब्दीलियाँ देखते हैं? बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है 30 साल के अंदर, बहुत ज़्यादा। एक तो यही मैंने बताया ना कि चूँकि 30 साल पहले इंटरनेट का ज़माना था नहीं, इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था, तो उस ज़माने में तो ये सारी चीज़ें जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं ये मॉडिफाई होती रही आस्ता आस्ता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ईमेल नहीं थी, ठीक है ना। तो अब चूँकि ये सारी चीज़ें नहीं थी तो वो सारा काम जो भी प्रोसेसेस हम करते थे वो सब मैनुअल हुआ करते थे, तो उसकी वजह से वक्त बहुत ज़्यादा लगता था, ट्रांजिट में वक्त बहुत लगता था। एक डॉक्यूमेंट भेजना किसी दफ्तर में तो उसके लिए भी एक दिन लग जाता था। अब तो आनन फानन उस ज़माने में आपका टेलीफोन या फैक्स हुआ करता था, टैक्स से ज़्यादा फैक्स होता था। बस तो मतलब अगर डॉक्यूमेंट फिजिकली आपको भेजना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई ड्राइंग बनाई है तो आपको भिजवाना पड़ता था, वो फैक्स तो नहीं हो सकती ड्राइंग, तो लिमिटेशंस थी उसकी बहुत ज़्यादा। ये अब आजकल के ज़माने में मसले नहीं है, इसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट्स का तबादला है वो बहुत आसान हो गया, ईजी हो गया है और आनन फानन हो जाता है। कमेंट्स फ़ौरन आ जाते हैं, फ़ौरन एक्शन लिया जा सकता है, फ़ौरन डिसीजंस हो जाते हैं, तो टाइम ट्रिमेंडस टाइम बचता है इससे। दूसरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी मेथड्स में बहुत फ़र्क आ गया है। जैसे उस ज़माने में मैं पाकिस्तान की बात करूं, 30 साल पहले हमारे यहाँ इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं थी। उस ज़माने में ट्रेंड जो था वो लो राइज बिल्डिंग्स का था, या अपार्टमेंट्स हो गए या इस तरह के लेवल, या ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी। अब वो भी इतनी ऊंची नहीं बनती थी, तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत पुरानी थी। जैसे कंक्रीट को मिक्स करने का मिक्सर यूज़ किया जाता था, वो एक हॉइस्ट लगा देते थे, उससे वो ऊपर जाता था, कड़कड़ करता हुआ ऊपर जाता था और वो जाके वहाँ पे कंक्रीट डिपॉजिट करता था। इस तरह करके वो स्लो प्रोसेस भी था। अब वो सारी रिप्लेस हो गई। अब हाई राइजेस चूँकि आ गई तो उनकी डिमांड है, क्योंकि अब इतनी कंक्रीट का वॉल्यूम बढ़ गया है कि अब वो मिक्सर से नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए अब आपको चाहिए नया इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट। मॉडर्न इक्विपमेंट में क्या है, रेडी मिक्स कंक्रीट। अब प्लांट्स लगते हैं कंक्रीट के बाकायदा, जहाँ से वो मिक्सर्स के जरिए कंक्रीट तैयार होकर आ जाती है साइट पर, और जब साइट पे चाहिए होती है वो आ जाती है, और उसको कंक्रीट पंप लगाते हैं और उससे ऊपर पंप कर देते हैं जिस फ्लोर पे भी लेके जाना है, और वहाँ उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये मेथड्स में फ़र्क आ गया। इसी तरह शटरिंग है। हम उस ज़माने में शटरिंग या तो लकड़ी की बिल्कुल ऐसा ही है, या अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो स्टील की शटरिंग बस, 10 से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब आज सिस्टम फॉर्मवर्क आ गया है। सिस्टम फॉर्मवर्क वही है कि देखें ना, हाई राइजेस अगर बनेंगी, डिमांड की वजह से आपको स्पीड अप करनी है चीज़, वरना अगर आपको 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो आप इंतजार नहीं कर सकते कि वो खुलेगी शटरिंग और फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर लगाएंगे, तो उसमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो टू सेव टाइम जिद्दत आई और सिस्टम फॉर्मवर्क आ गया। सिस्टम फॉर्मवर्क एक मॉड्यूलर किस्म का फॉर्मवर्क होता है, वो लगाया, नट्स बोल्ट से लगता है, टाइट कर दिया और कंक्रीट भरी, और जब कंक्रीट की एज 3-4 दिन हो गई, जब सेट हो जाती है तो उसको खोलना शुरू कर दिया, खोल के ऊपर ले गए, दूसरे बार फ्लोर पे लगा दिया। 7-10 दिन के बाद जब कंक्रीट की पूरी स्लैब भी सेट हो जाती है तो सारा खुल जाता है, और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आप ऊपर ले जाते हैं, वो चीज़ और थर करके इस तरह फ्लोर्स बनते जाते हैं। तो ये एक बहुत फ़र्क है। और फिर ऑब्वियस बात है कि बिल्कुल नए इक्विपमेंट अब यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ड्रोन्स हमारे यहाँ तो इस्तेमाल अभी नहीं हो रहे, लेकिन हो रहे हैं। 3D प्रिंटिंग हो रही है, बाहर हो रही है, हमारी यहाँ नहीं हो रही है। अच्छा, इंजीनियर की अगर बात करें, जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि एक ऑफिस में रहते हुए और साइड में रहते हुए दोनों की जिम्मेदारियों में क्या फ़र्क है? ऑफिस और साइट की, देखिए साइट की जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली है, उसका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से है। कंस्ट्रक्शन जो साइट के ऊपर होती है उसको मैनेज करना, वो साइट वालों की जिम्मेदारी होती है। जो हमारा साइट का सुपरविजन स्टाफ होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो साइट पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको मैनेज करे वो, ठीक है ना, हर लिहाज से कि साइट पे कंस्ट्रक्शन जो उसको ड्राइंग्स दी जा रही है उसके मुताबिक काम हो रहा हो, ठीक है ना, स्पेसिफिकेशंस फॉलो हो रही है ऑन साइट, क्वालिटी मेंटेन हो रही हो और मुनासिब वक्त में हो रही हो कि जो टाइमलाइन दी गई है उसको मीट करता वो। जबकि हेड ऑफ जो ऑफिस होता है, बेसिकली ऑफिस वर्क सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट से मुतालिक नहीं होता, वो तो एक साथ कई साइट्स देख रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। और वो उसकी एफर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मुख्तलिफ साइट्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। अब हेड ऑफिस के अंदर से मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन, क्लाइंट के साथ डीलिंग
कंसल्टेंट्स के साथ डीलिंग ज़्यादातर हेड ऑफिस से होती है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ तो ज़्यादा इंटरेक्शन साइट वालों का होता है, क्योंकि वो साइट पे ही होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी साइट पे ही होता है, तो उनके साथ होती है। लेकिन ये कि हेड ऑफिस जो है वो ऑब्वियसली साइट को भी मॉनिटर करता है और इसके अलावा बहुत सी साइट्स को करता है, और जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं, उन सब के साथ उनका इंटरेक्शन हेड ऑफिस से ज़्यादा होता है। हेड ऑफिस उनको बेसिकली देख रहा होता है। और आपका जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस है ट्रिपल ए के साथ, ट्रिपल ए पार्टनरशिप के साथ, उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, कैसा रहा? मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस ट्रिपल ए के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। उसकी वजह एक तो ये है कि ट्रिपल ए पाकिस्तान में होते हुए ट्रिपल ए पार्टनरशिप को मैंने ऐसी कंपनी पाया है जो जिद्दत पे बिलीव करती है। ये चीज़ मुझे इसकी पसंद है। नॉर्मली हमारी यहाँ कंपनी जो दूसरी कंपनीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट कर रही हैं, वो यूजुअली चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि ट्रिपल ए के अंदर चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हर वक्त एक जोश मौजूद है और एक माइंड है कि हाँ कोई नई चीज़ आएगी हम ज़रूर अडॉप्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना, और उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मिसाल मैंने आपको दी कि यहाँ पे बिम पाकिस्तान में हमने इंट्रोड्यूस किया है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सबसे पहले हम लोग लेकर आए हैं, उसके हम लोग सोल रिसेलर है पाकिस्तान में, एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर उसके सोल रिसेलर है। तो ये चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके दूसरों को दिखाते हैं कि देखिए इसके ये एडवांटेजेस हैं, आप भी इस्तेमाल करें। तो हमारा देखिए कुछ लोगों ने इसमें करना शुरू कर दिया, लेकिन पायनियर जिसे कहते हैं ना, पायनियर, हम लोग पायनियर हैं पाकिस्तान में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने में। तो ये एक जो अप्रोच है ट्रिपल ए की, दूसरे हमें मुख्तलिफ बनाती है फ्रॉम अदर्स इन पाकिस्तान। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी कंपनी माशाल्लाह से फॉरवर्ड आगे भी गई है और तरक्की भी की इसने और आगे जा ही रही है इंशाल्लाह। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि जो टेक्नोलॉजीज अभी नहीं आई हैं इंशाल्लाह वो भी हम लोग वो भी साथ साथ जो है वो चलते चले जाएंगे। हमारी साइट्स पे सिक्योरिटी कैमरास हमने लगवाए, इंडस हॉस्पिटल की साइट थी उस पर हमने सिक्योरिटी कैमरास लगवाए थे। सिक्योरिटी कैमरा से रियल टाइम हम साइट पे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, तो वो सब चीज़ें मॉनिटर क्लाइंट भी देख सकता था। आने वाले कुछ सालों में आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड को कहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर? कंस्ट्रक्शन की फील्ड को मैं काफ़ी इम्प्रूव होता देखता हूँ पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ अब बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे, अब बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और जब बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बाहर से आते हैं लेकिन आते हैं, और उसका फ़ायदा ऑब्वियस बात है यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को पहुँचता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। जैसे कई चीज़ों में मैंने बताया पहले, ये जिद्दतें आ चुकी हैं और इंशाल्लाह जो भी नहीं आई हैं वो भी आएंगी। प्रोजेक्ट्स का स्केल बड़ा होना तो उससे ये होता है कि फिर आपको और इंजीनियर्स को जो लोकल काम कर रहे हैं उन सबको सीखने का बहुत मौका मिलता है, क्योंकि नई चीज़ें आती हैं ना सामने, नई चीज़ें, उनका नई चीज़ों का इस्तेमाल, उससे नए मेथड्स, इन सब से वाकफियत होती है जो दुनिया में तो हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा लेकिन हमारे यहाँ होना चाहिए। तो ये आएगा स्केल ऑफ प्रोजेक्ट बड़े होंगे तो ये सब चीज़ खुद ब खुद आएगा। तो चूँकि अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह से बड़े प्रोजेक्ट्स अब लग रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो टेक्नोलॉजीज़ अभी नहीं आई हैं वो भी अब हमारे यहाँ आ जाएंगी। तो अब जो जैसे हमारे यहाँ बहुत सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सर सैयद है, फिर उसके बाद हम एनडी यूनिवर्सिटी से देखते हैं, तो जो नए आ रहे हैं वो किसी भी फील्ड में है, खाया वो इलेक्ट्रिकल में है, वो मैकेनिकल में है या वो सिविल में है, तो नए आने वालों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड में आ रहे हैं? कैसे उनके लिए मतलब मौके हैं काम करने के और सीखने के और आगे बढ़ने के? देखिए, जो यहाँ पर है पाकिस्तान में जो नए इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनके लिए, उनको तो चूँकि यहाँ पर हमारे यहाँ एकेडमिक सिस्टम ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है, उनको थ्योरी पढ़ा दी जाती है। तो उनके लिए बेहतर है कि नई कोई फील्ड में आने से पहले कोई किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करें, ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में यही एक ज़रिया है जिससे वो अपनी तालीम के दौरान ही वो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मल जॉब। ठीक है ना। तो इंटर्नशिप ज़रूर करें। और दूसरा ये है कि अपनी एनालिटिकल स्किल्स को पे फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी है एक इंजीनियर के लिए। इंजीनियर अगर फाइनलाइज नहीं कर सकता डाटा का तो फिर वो इंजीनियर किस काम का है, ठीक है ना।
तो उसको एनालाइज करना आना चाहिए, उस पर फोकस करें और अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। चाहे उसके लिए आपको बाहर से कोर्सेज करने पड़े, कोर्स करें, लेकिन अपनी इन स्किल्स को डेवलप करें। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, रिपोर्ट्स कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है ये बैकबोन है। बैकबोन है जी। रिपोर्टिंग आपको हर लेवल पे करनी है इंजीनियर को। क्लाइंट भी रिपोर्ट देखता है और क्लाइंट मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स मांगता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अब रिपोर्ट बनानी किस तरह है वो इंजीनियर को पता होना चाहिए, और प्रेजेंटेबल रिपोर्ट कैसे बनानी है, किस तरह बनती है। तो ये चीज़ें ये हमारी तरक्की के लिए और ज़्यादा बेहतर है। देखिए बाहर ये भी बड़ा फ़र्क है कि बाहर जो होती हैं वहाँ पे इन चीज़ों, ये चीज़ें जो हैं ये अब समझें कि ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये बताने की भी उनको ज़रूरत नहीं है। तो हमें भी वो ये अप्लाई करनी चाहिए अपने यहाँ इंडस्ट्री के अंदर। जो भी आता है वहाँ सुपरवाइजर लेवल का भी आदमी अगर बाहर होगा तो उसको उसकी राइटिंग स्किल होगी, वो लिख सकता है, वो मैसेज कर सकता है, वो मैसेज का जवाब दे सकता है, वो रिपोर्ट बना सकता है। अगर उसका सुपीरियर से बोले मुझे रिपोर्ट बना के दो, कल क्या काम हुआ साइट के ऊपर, तो वो बना के दे सकता है, क्योंकि ही नोज हाउ टू राइट एंड हाउ टू प्रेजेंट रिपोर्ट। हमारे यहाँ नहीं है। तो ये जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स लेवल के बंदों के पास ये फुकदान है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इंजीनियर्स को चाहिए वो डेवलप करें बिफोर कमिंग इनटू फॉर्मल फील्ड। थैंक यू वेरी मच शरोर साहब। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आज इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के हवाले से हमने उनको डिस्कस किया कि किस तरह से हमने डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है और क्या क्या प्रोसेस से गुजर कर हम अपने हदफ को जो है वो हासिल कर सकते हैं अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर। तो मैं एक बार फिर तामीरात टेलीविज़न की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ट्रिपल ए पार्टनरशिप के शरोर अनवर खान साहब। उनके साथ हमने कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।